खासकर एसएससी में जब भी आंदोलन खत्म होता है तो जितने भी एसएससी पढ़ाने वाले टीचर हैं फिर वो ऑनलाइन आकर एक दूसरे को गरियाना शुरू करते हैं और अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में कुत्ते बिल्लियों की तरह ऑनलाइन आकर लड़ते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को भगवान ना समझो। इस देश में एक अपने आप को भगवान समझ रहा है वो काफी नहीं है क्या? दोस्तों, अगर किसी देश का युवा बहुत ज्यादा मेहनती हो लेकिन सरकारें झूठी और मक्कार हों तो उस देश के युवा को रोजगार नहीं सिर्फ संघर्ष मिलेगा। उस देश के युवा को वेतन नहीं पुलिस की लाठियां मिलेंगी। उस देश के युवा को पेंशन नहीं सिर्फ दर्द मिलेगा। और तुम युवाओं को ये दर्द याद रहे इसीलिए लाठी भांजने वाला ये कार्यक्रम बार बार दोहराया जा रहा है। यकीन नहीं है तो बीपीएससी देख लो, एमपीपीएससी देख लो या खुद एसएससी को देख लो। इस अमृत काल में आज के छात्रों की हालत एकदम अभिमन्यु की तरह हो गई है, जो अपने आप को झूठे वादों से घिरा हुआ पाता है जिसमें उसकी जवानी की हत्या हो रही है, लेकिन झूठ बोलने वाले झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इसी 15 अगस्त को कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का रोजगार सृजन करेंगे जो युवाओं को फायदा देगा। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। मंच से खड़े होकर जो प्रधानमंत्री युवाओं की बात कर रहा है उस प्रधानमंत्री के कान तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है कि इस देश में सरकारी एग्जामों में खुलेआम धांधली हो रही है और ये धांधली पेपर लीक से लेकर एडिक्विटी वेंडर की मनमानी तक खुलेआम हो रही है मोदी जी की नाक के नीचे, लेकिन उनको पता ही नहीं है। एसएससी के छात्र वर्तमान सरकार से क्या चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम तुमसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, और एसएससी के छात्र को मालूम है कि वर्तमान सरकार की औकात भी नहीं है कि वो कुछ दे पाए, ये सिर्फ झूठे भाषण दे सकते हैं। एसएससी का छात्र वर्तमान सरकार से डंके की चोट पर ये कह रहा है कि तुमने लिया है हमसे 400-500 रुपए प्रति फॉर्म पैसा, तो उस पैसे के बदले में तुमसे हम चाह रहे हैं सेवा, और वह सेवा पूरी तरह से पारदर्शी हो और उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। वही भ्रष्टाचार जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी प्रधानमंत्री की दाढ़ी के नीचे एडिक्विटी जैसा बेंडर खुलेआम पैक करके ले जा रहा है, क्यों तक नहीं कर पा रहे हैं? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद इसका कमीशन जाता होगा, या फिर वो अपनी तरह पूरे भारत के लोगों को अनपढ़ बनाकर चाय बेचने वाला बनाना चाहते हैं। 2 में से कोई एक बात हो सकती है। क्या मांग कर रहा है एसएससी का छात्र माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे? वो ये मांग कर रहा है कि जो वेंडर आपने लगाया है वो सही तरीके से एग्जाम नहीं ले रहा है, जानबूझकर गलत जगह सेंटर भेजे जा रहे हैं। अंडमान के बच्चे को जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बच्चे को गुजरात, गुजरात के बच्चे को कर्नाटक, पूरे भारत भ्रमण करवाओगे क्या? और वो पैसा कहां से आएगा? जैसे तैसे तो बेचारा एग्जाम की जुगाड़ कर पा रहा है पैसे की, और भ्रमण के लिए कहां से पैसा देंगे बताइए मुझे आप। चलो जैसे तैसे इन गरीब बच्चों के माता पिता कर्जा लेकर इस उम्मीद से व्यवस्था करते हैं कि चलो एग्जाम तो अच्छे से हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके दाढ़ी के नीचे यह एडिक्विटी वेंडर वो एग्जाम भी अच्छे से नहीं ले पा रहा है। इतना पैसा लेने के बाद भी इक्विपमेंट अच्छे से नहीं दे पा रहा है। कहीं कीबोर्ड खराब है, कहीं माउस खराब है, कहीं पर मॉनिटर खराब है, किसी क्लास में चलते दौरान सर्वर क्रैश हो गए, कहीं इन्विजिलेटर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी की जा रही हो इस देश के साथ, इन युवाओं के साथ। और जहां पर पेपर अच्छे से हो पा रहा है वहां पहले से टिक करके लगा दिया है, और कहीं पर प्रश्न का लेवल तो इतना घटिया है कि बताओ यह छपरी गाना किसने गाया था उसका नाम बताइए। मुझे तो डर है प्रधानमंत्री जी कहीं वो आपको लेकर प्रश्न ना बना दे एसएससी कि बताइए प्रधानमंत्री जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, झूठे प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं, मक्कार प्रधानमंत्री हैं, या कतई नंगे प्रधानमंत्री हैं? तो मुझे लग रहा है बच्चा ऑप्शन डी लगा के आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से नंगियाई आपके दाढ़ी के नीचे हो रही है ना छात्रों के साथ, वह बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा मदमस्त है आपकी, आपको पता ही नहीं है कि छात्र रोड पर बैठा हुआ है? ऐसी कौन सी मदमस्ती आपके अंदर छाई हुई है, और ऐसा कौन सा घमंड है सत्ता का आपको? और अगर अहंकार नहीं होता तो दिन दहाड़े सड़कों पर छात्रों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्वतः संज्ञान ले लेते। क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी उन व्यक्तियों में आते हैं जो हिंगनी मुतनी बातों पर भी ट्वीट कर दें, तो क्या वो छात्रों को लेकर संवेदनशील नहीं हो सकते? चलो 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिजी रहते हैं, अधिकांश समय फ्लाइट मोड पर रहते हैं, देश से ज्यादा विदेश की चिंता होती है, तो हो सकता है छात्रों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसकी खबर उनको ना हो। यह अंदेशा हम सब शिक्षकों को लग गया था, इसीलिए 31 जुलाई को हम सभी शिक्षक, देश से जितने भी सम्मानित शिक्षक थे, वो डीओपीटी विभाग पहुंचते हैं यह बताने के लिए सरकार को कि जो एडिक्विटी आपने वेंडर चुना है आपकी दाढ़ी के नीचे वो दिन दहाड़े भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको रोकिए। यह हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर देगा, और देश के युवा ही देश का भविष्य है, तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। 2047 तक हम विकसित नहीं बन पाएंगे। हमें लगा कि शायद इनको खबर नहीं थी, हम तो बताने गए थे दिल्ली में। हुआ क्या, जो प्रधानमंत्री लोकतंत्र की डींगे मारता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को वार्ता करने का अधिकार नहीं दिया।
जो प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक गुरु बनाने का डंका पीटता है, उसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में गुरुओं पर लाठीचार्ज किया गया, एक का हाथ तोड़ दिया गया। और केवल हाथ ही नहीं तोड़ा गया, हम लोगों को डिटेन करके थाने में ले जाया गया और ऐसा व्यवहार किया गया कि पता नहीं हम लोग कौन हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई आतंकवादी हैं। 3-3 बार हम लोगों से नजफगढ़ थाने में आईडी मांगी गई। हम लोगों को ऐसे काउंट किया जा रहा था जैसे हम कोई आतंकवादी हो, 1-2 कम ना हो जाए। एकदम इस प्रकार से व्यवहार किया गया कि भविष्य में अगर तुम इस प्रकार की कोई आवाज उठाते हो तो तुमको इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। वो सीधा स्पष्ट मैसेज था। जो वहां थोड़ी सी आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर FIR कर दी गई। किस बात के लिए FIR कर दी गई? एडीक्यूटी पर FIR होनी चाहिए थी या उसका पोल खोलने वाले टीचरों के ऊपर FIR होनी चाहिए थी? क्या यही है अमृतकाल? इस देश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मन से खड़े होकर जितना भोले और मासूम बन रहे हो उतने अंदर से खतरनाक होते जा रहे हो। माननीय मोदी जी, आप देश के युवाओं के लिए, देश के युवा की लुल्ली बजा के रखी हुई है आपने झूठे भाषणों के चलते। आज देश का युवा एकदम बेरोजगारी की उस चरम सीमा को पार कर चुका है जिसमें उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका जो ईगो है वो हर्ट होने वाला है। अगर ईगो हर्ट हो गया ना युवाओं का, तो ये मानिए प्रधानमंत्री जी बड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य और भविष्य का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि युवाओं की ईगो को हर्ट करके भविष्य की राजनीति नहीं की जा सकती। इसीलिए इन लोगों की क्रोनोलॉजी समझो कि युवाओं को ये कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले भारत के युवाओं को ये देते हैं मानसिक प्रताड़ना। जो नहीं झेल पाते वो करने आते हैं आंदोलन, फिर उनको दम से कुचलते हैं। अगर कुचलेंगे तो न्यूज़ में खबर चलेगी, तो न्यूज़ वालों के मुंह में पैसे भर देंगे। कुछ स्वतंत्र यूट्यूबर होते हैं, अगर वो आवाज़ उठाते हैं और जनता को बताते हैं कि सरकार ने गलत किया है, तो जनता की नज़रों में सरकार अच्छी बनी रहे, इसलिए वो ड्रामा करते हैं कि जो भी मांग है उसके लिए हम मीटिंग करने को तैयार हैं। हम आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। क्यों भाई, आश्वासन तक की नौबत क्यों आई है? प्रश्न ये है कि हमें आंदोलन क्यों करना पड़ा और ये धांधली क्यों हो रही है, उसके लिए आपने पहले कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? ये आश्वासन वाला खेल क्यों खेल रहे हो? और रही बात आश्वासन की, तो भारत के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार का कोई भी मंत्री अगर गर्म तवे पे नंगा होकर बैठकर भी कहे कि मां कसम मैं सही बोल रहा हूं, तो उसकी बात पे यकीन मत करना। और यह बात मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बोल रहा हूं। और वही हुआ 31 जुलाई को जब DOPT का घेराव किया था। वही आश्वासन का खेल हुआ। आश्वासन के बाद हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ? वही प्रोसेस, वही परेशानी, वही भ्रष्टाचार सामने आया। तब छात्रों ने यह निर्णय लिया, खासकर आदित्य रंजन एक टीचर हैं जो SSC की क्लास करवाते हैं, उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग एक बार फिर से इकट्ठे होते हैं। और SSC की तैयारी कराने वाले, रेलवे की तैयारी कराने वाले विभिन्न शिक्षक भी वहां पर एकत्रित हुए। और DOPT घेराव जिस प्रकार से किया था वैसे एकत्रित नहीं किए, वहां तो कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन जो रामलीला मैदान पर लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट भी थे, उन्होंने बाकायदा परमिशन ली थी और यह परमिशन शाम को 5 बजे तक थी। शांतिपूर्वक तरीके से इन लोगों ने अपनी आवाज़ों को उठाया। अब इन लोगों से कोई मिलने नहीं आया। अगले दिन की भी परमिशन थी, लेकिन संख्या ज़्यादा देखते हुए अगले दिन की परमिशन कैंसिल कर दी गई। तो वहाँ के शिक्षकों ने निर्णय लिया कि अगर 5 बजे तक की परमिशन है, अगले दिन की परमिशन कैंसिल कर दी गई है, अगर उनने हमसे कोई बेईमानी की है तो हम भी एक बेईमानी कर लेते हैं कि हम 5 बजे से ज़्यादा यहाँ पर बैठेंगे। शायद हमें अगले रात तक बैठने दिया जाए और कल सुबह तक हम बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई हमसे मिलने तो आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कानून का उल्लंघन था। और दिल्ली पुलिस, जो कि सबसे बड़ी मर्द है पूरी दुनिया में, उन्होंने आकर एक बार फिर से अपनी मर्दानगी दिखाई। और वही मर्दानगी जो छात्रों और शिक्षकों के ऊपर उन्होंने निकाली, जो आप फुटेज में देख पाएंगे। देख लीजिए उनकी मर्दानगी का जीता जाता सबूत। नहीं करानी है कोई गवर्नमेंट जॉब, नहीं निकालनी है कोई नौकरी, तो ठीक है भाई, बच्चा नहीं करेगा तैयारी। तो कुछ इस प्रकार से दिल्ली ने अपनी मर्दानगी छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, शिक्षिकाओं के ऊपर लाठियां भांजकर निकाली। बरसात का मौसम था, वैसे ही अव्यवस्थाएं बनी हुई थी। जो भाग पाया वो भाग गया, जो नहीं भाग पाया वो दिल्ली पुलिस की मर्दानगी का शिकार हो गया। मर्दानगी दिखाने के अलावा भाषणबाजी भी की है दिल्ली पुलिस ने। और वह ज्ञान दे रही थी छात्रों को कि अगर हमने तुमको पहचान लिया, FIR कर दी, तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब उस पुलिस अधिकारी को कोई बताए उस नादान को कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर मिल रही होती तो काहे के लिए आंदोलन करते? खैर, ऐसे भाषण वही दे सकते हैं जिनके जमीर में दम नहीं होता है और जिनके जीभ में छाले पड़ गए होते हैं नेताओं के तलवे चाट चाट कर, क्योंकि भूल गए हैं वो देश की नहीं नेताओं की सेवा कर रहे हैं। तो जो भी अनपढ़ वहां से ऑर्डर दे देगा, बस बिना पूछे जाकर हमको काम करना है, सहारा लेंगे कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। इस देश में कानून का उल्लंघन, कौन सा कानून का उल्लंघन? खाली पड़े मैदान में बैठकर बस सिर्फ यही तो कर रहे थे कि SSC होश में आओ, इसके अलावा कौन सा कानून का उल्लंघन हो गया? अच्छा, ये भी देखो, मर्दानी का और लेवल देखो जरा, कि लल्लन टॉप की टीम जो कि हर बार छात्रों के साथ खड़ी रहती है, उस लल्लन टॉप की टीम ने भी जाकर कवर किया, उस पूरे फुटेज को कवर कर रही थी। तो पुलिस ने आकर लल्लन टॉप के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया।
बड़ी शर्म की बात है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हो। ऐसी क्या है, बोल रहे हैं कि भाई तुम संदिग्ध हो। संदिग्ध कौन सा आतंकवादी है इस देश में? किसान आतंकवादी, छात्र आतंकवादी, पत्रकार आतंकवादी। साला शरीफ तो इस देश में सिर्फ नेता ही रह गए हैं, बाकी तो सब के सब आतंकवादी हैं। खैर जो भी हो, जो मर्दानगी दिखाई थी दिल्ली पुलिस ने, वो हो छात्र छात्रा जिस प्रकार से गिड़गड़ा रहे थे, शायद उस दर्द की आवाज हमारे बहरे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती, अनपढ़ प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती, झूठे और मक्कार प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती कि तुम्हारी दाढ़ी के नीचे इस देश के युवाओं की यह हालत हो रही है। और सिर्फ उसी भाषण और वादे को लेकर हम इस विश्वास से आए थे कि तुमने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तुमने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ना तो तुम रोजगार दे पाए और ना तुम भ्रष्टाचार खत्म कर पाए हो। लुल्ली बजा के रखी है तुमने युवाओं की। खैर लाठियां भांज के भगा देने से, रामलीला के मैदान से हट जाने से आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। अब तो आवाज उठाएगा छात्र अपने अधिकारों के लिए। तो मैं उन छात्रों से, उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं जो बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है, ये आंदोलन फेल हो चुका है। आंदोलन तब फेल थोड़ा होता है जब हमारे ऊपर कोई लाठियां भांज दे। आंदोलन तब भी फेल नहीं होता है जब कोई हमसे मिलने ना आए। आंदोलन तब भी फेल नहीं होता है जब हमारी कोई बात नहीं माने। आंदोलन तब फेल होता है जब हमारी एकता खत्म हो जाए। और हम यह देख पा रहे हैं कि छात्रों के बीच में भी और खासकर शिक्षकों के बीच में वो यूनिटी नहीं दिख रही है। दिल्ली के वे सभी शिक्षक जो एसएससी रेलवे पढ़ा रहे हैं, सरस्वती माता उनके ऊपर पूरी तरह से विद्वान है। एक से एक बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर देते हैं। पता नहीं क्यों वो आपस में उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं कि तुम्हारा इस प्रकार से कुत्ता बिल्लियों की तरह लड़ना छात्र और छात्राओं का मनोबल तोड़ रहा है। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को आप एक कमरे में समेट कर रख दें। ऑनलाइन मंच सार्वजनिक होता है, वहां पर इस प्रकार की लड़ाई ना करें। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। हमें आपस में एकजुट रहना ही पड़ेगा, खासकर ऑनलाइन मंच पर आकर। आप बंद कमरे में लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मंच पर एक ही मैसेज देना है कि हम सब बराबर हैं, सिर्फ छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम आपस में इस प्रकार से लड़ते रहे तो भविष्य में इस प्रकार के आंदोलन इसी तरह से फेल होते रहेंगे। तो हमारा फेलुअर तब होगा जब हम आपस में लड़ जाएंगे। याद रखना है कि सरकार से हम भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई हमें अब न्यायालय से उम्मीद है। भारत में कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिल रहा है, लेकिन एमपीपीएससी के बच्चे पिछले 5-8 साल से अटके हुए, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रणाली को लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कि आखिरकार छात्र इतना परेशान क्यों हैं। तो सिस्टम में जब जंग लग जाती है, जब सिस्टम की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है, तो मन की आत्मा कहती है कि ये संवैधानिक संस्था है, इनके ऊपर बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इनका अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरफ देशभक्ति का कर्तव्य ये कहता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का दिल से सम्मान करो, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर रहा हूँ, यहाँ संवैधानिक संस्था संबंधित है, ये संविधान नहीं है। ये बात समझना। किसी एक संवैधानिक संस्था का अपमान करने का मतलब ये नहीं कि हमने संविधान का अपमान कर दिया। किसी एक पद का अपमान करने का मतलब नहीं कि हमने संविधान का अपमान कर दिया, क्योंकि जिस पद का हम अपमान कर रहे हैं वहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो उस व्यक्तिगत विशेष के लिए हम बात कर रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। यह भी तो एक प्रकार का अपमान है। तो अपमान तो सभी कर रहे हैं, पर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। सच्चे देशभक्त के रूप में हमें अपने आप को प्रस्तावित करना है, और यही है कि हम सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी पदों का सम्मान करते हैं, संविधान का ही सम्मान करेंगे और संविधान का ही सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए सभी नेताओं, सभी संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों से निवेदन करेंगे, आप भी अपने कर्तव्यों को समझिए। जिस उद्देश्य से आपको स्थापित किया गया है, आप उन उद्देश्यों को पूर्ति कीजिए। किसी व्यक्तिगत हित के लिए, किसी व्यक्तिगत नेता के लिए आप उनके तलवे मत चाटिए। देश सर्वोपरि है, देश रहना चाहिए, नेता और पार्टियां आती जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।